नमस्कार बैक टू आवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों ये फिल फैमिली डे नंबर सब पता है, शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बैंक लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना मैं आप सबके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहे, क्योंकि आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। तो बात की जाए भारतीय शेयर बाजार की, निफ्टी ने कीर्तिमान रिकॉर्ड 24,999 के आसपास हाई लगा के आज साबित कर दिया कि एफआईएस के ट्रेमेंडस सेलिंग के बावजूद भी हमारा बाज़ार अब काफ़ी मैच्योर्ड हो चुका है, और इसका क्रेडिट रिटेल पावर को देना ज़रूरी है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो रिपोर्ट है ना, वो भी क्वाइट शॉकिंग और सरप्राइजिंग है। तो इसी बीच में गैस आज एफआईएस के 2400 करोड़ के आसपास माल बेचने के बावजूद भी निफ्टी में काफ़ी तेज़ी बनी हुई थी। इवन मिड कैप स्मॉल कैप भी काफ़ी तेज़ भागा, जिसका फल ये हुआ कि पोर्टफोलियो 12-1 बजे तक काफ़ी रॉकेट की उड़ान दिखा रहा था। रही बात डीएस की तरफ से, बाज़ार को कंटिन्यूसली मोमेंटम बूस्ट और ऑफकोर्स जो पुश है ना, वो मिलता हुआ दिखाई देता है। तो बात की जाए रिपोर्ट्स की, वेरियस रिपोर्ट्स की बात की जाए, अगर आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत कुछ जानकारी भी मिलेगी। जैसे दोस्तों बात की जाए निफ्टी 50 25,000 पे क्या बबल जोन पे गया है। क्या निफ्टी 50 की बात की जाए आने वाले कल में एक बहुत बड़ा फॉल दिखाएगा। क्या निफ्टी 50 की बात की जाए मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। तो प्रश्न दोस्तों बहुत सारे हैं, बट उसके सोल्यूशन की बात की जाए किसी के पास नहीं है। बिकॉज बाज़ार जो चाहता है वही करता है। लेकिन यस, कुछ कारण ऐसे होते हैं जिसके वजह से हमें समझ में आ जाता है कि बाज़ार में तेज़ी का मोमेंटम क्यों छाया हुआ है। सबसे पहले दोस्तों बात की जाए इंडियन स्टॉक मार्केट का मनी कहाँ से आ रहा है, कौन ऐसा पावर है जो मार्केट को कंटिन्यूसली सपोर्ट कर रहे हैं। नाम साफ है, रिटेल मनी। बिकॉज जिस हिसाब से का इस डीमेट अकाउंट की संख्या खोली है ना, एक चीज़ तो तय है, आने वाले कल में दोस्तों इंडिया शेयर मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू में एक रिवॉल्यूशन पैदा कर रहा है। जो 2000 दशक में ना यूएस का मार्केट किया था, चाइना का मार्केट किया था, और उसके बाद दोस्तों सारे के सारे इंडेक्स में हमने काफ़ी तेज़ी देखी। डेमोग्राफी डिविडेंड का फ़ायदा दोस्तों अभी जाके इंडिया को मिलेगा, भारत को मिलेगा, और उसके बाद हमें काफ़ी लोग को जो रुचि है शेयर बाज़ार में जाते हुए दिखाई दे सकती है। दोस्तों कुछ शॉकिंग रिपोर्ट्स की बात की जाए, नंबर्स ऑफ डीमेट्स अकाउंट पिछले कुछ समय से कितने भागे हैं ना, ये बताने की आवश्यकता नहीं। मार्च 2023 तक मुझे अच्छे से याद है, जब निफ्टी 50 की बात की जाए 15,200 के लेवल पे गया था, बहुत लोग काफ़ी नर्वस हो गए थे। वहाँ से गए 10,000 पॉइंट की रिकवरी हो गई है। बस सोच के देखिए रीज़न क्या है। रिटेल पावर, रिटेल मनी आपको मैंने बताया। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ना 8 से 10 लाख जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, उनका डीमेट अकाउंट की संख्या दोस्तों हर वीक हो रहा है। ये हर साल की बात हो रही है, हर महीने की बात हो रही है, हर वीक की बात की जाए तो एक समय दोस्तों मार्च 2023 तक ना वो संख्या 12 से 15 लाख के आसपास हो गई थी, जो अभी के टाइम बढ़ के 40, 42, 45 लाख के आसपास पहुंच चुकी है। यही कारण है दोस्तों कि पिछले कुछ समय से भारत ना बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अब ऐसा नहीं कि शेयर मार्केट भारत का परफॉर्म कर रहा है। आप जितने भी दोस्तों नेशंस को देखें जहाँ पे स्ट्रगलिंग फॉर ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है, इंडिया दोस्तों सेट कर रहा है ना वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में से एक अपने दावेदारी। और यही रीज़न की वजह से जहाँ पे ग्रोथ होता है वैल्यूएशन थोड़ा महंगा होता है। इस बात को मैं डिनाई नहीं करूँगा। लेकिन यस, अभी गैस मैं भी मानता हूँ कि बाज़ार ना ओवर हिट हो चुका है। बिकॉज एक तरफा तेज़ी भी सही नहीं है और एक तरफा गिरावट भी सही नहीं है। बाज़ार में खरीदने और बेचने का मौका सबको मिलना चाहिए, जो कि मैंने एसटीएफएल परिवार में बहुत बार साझा भी किया है। दोस्तों एक ही कमेंट्री जो मैं हमेशा देता रहा हूँ और इधर पे भी वही दूंगा। बिकॉज जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर से भी आप पूछें ना, आप रिपोर्ट पढ़ें तो सब एक ही बात बोलेंगे कि वैल्यूएशंस अक्रॉस द सेगमेंट काफ़ी हाई हो गए हैं, खासकर मिड कैप स्मॉल कैप में। इसलिए गाइस इन सब लेवल्स पे टॉप पे बहुत एग्रेशन मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। मैं पर्सनली बाई और सेल के बारे में डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, कोई डिस्क्लेमर, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। बल्कि दोस्तों मैं एक ही बात बोलूँगा कि कॉन्ट्राबेट तो बाज़ार में चल सकता है, लेकिन यस मेरा ऐसा मानना है कि एग्रेशन दोस्तों इन सब लेवल्स पे जहाँ बाज़ार काफ़ी हीटअप हो चुका है ना, फ्रॉथ भी कहीं कहीं जगह जमा हुआ है, तो वहाँ पे निकलने का आप वेट कर सकते हैं। प्रॉफिट बुकिंग करना है नहीं करना है आपका निजी मामला है, आपके हॉरिजन पे डिपेंड करता है। बट यस, बाज़ार में कैसे पुल बैक कभी भी संभव हो सकता है। अगर कोई शॉकिंग न्यूज़ हमें देखने को मिली, कोई सरप्राइज़ न्यूज़ जो कि नेगेटिव है, चाहे वो डोमेस्टिक बाज़ार से आए, हमारे पॉलिटिकल एंगल से आए, या फिर कहीं से भी आए, यूएस के बाज़ार से आए। लेकिन यस, पॉलिटिकल शॉक को छोड़ के मैक्रोस और माइक्रोस में क्या डेवलपमेंट होगी, उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, शायद उसी के वजह से पूरा वर्ल्ड का मार्केट, से भारत नहीं पूरा वर्ल्ड का मार्केट रिएक्ट कर सकता है। इसमें दोस्तों बात की जाए वीबीएल की, आप सबको अच्छे से पता है कि डबल रिवॉर्ड देने का समय आ चुका है। क्योंकि
वीबीएल दोस्तों कल के दिन अपने नंबर्स को पेश करेगी। नंबर्स के संग कंपनी स्टॉक स्प्लिट पे भी फैसला करेगी और उसके दोस्तों साथ साथ कंपनी इंटरिम डिविडेंड भी घोषणा करेगी। मतलब कल तीन तीन बड़े बड़े इवेंट होंगे जहाँ पे Q1 के नंबर्स हमारे सामने आएंगे। डिविडेंड को लेके बड़ी अपडेट होगी और स्टॉक स्प्लिट सब कुछ सही रहा हम तो कल ही के दिन देखने को मिलेंगे। बट उससे पहले अगर आप देखें तो यहाँ पे दोस्तों कुछ ट्रेंड लाइन के डेटा के अकॉर्डिंग ये माना जा रहा है कि पूरा FY24 की बात की जाए, खासकर आपको अच्छे से पता है कि VBL में जनवरी से लेकर दिसंबर तक फाइनेंशियल ईयर का कहानी चलता है। और आपको ये भी पता है कि इंडियन मार्केट की बात की जाए फाइनेंशियल ईयर कब से होता है, 1 अप्रैल से, राइट। तो वही कहानी हमें देखने को मिल रही है। हम यहाँ पे 28% के आसपास जो ग्रोथ मोतीलाल ओसवाल की प्रेडिक्शन की बात की जाए वो करके बैठे हैं। और उसका रीज़न भी अगर आप देखें तो VBL ने कहा जितने एक्वायर्ड टेरिटरीज़ को अफ्रीका में पेनेट्रेट किया है, इनके प्रोडक्ट्स की बात की जाए एक्सेप्टेंस वर्ल्ड वाइड में हमें देखने को मिल रहा है, जो कि नए नए प्रोडक्ट्स हमें देखने को मिले। खासकर स्टीम की बात की जाए, स्नैक्स बिजनेस की बात की जाए, और ऑफकोर्स इनके स्नैक्स बिजनेस ने पिछले कुछ समय से काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है। कैपेसिटी की बात की जाए उसमें भी बहुत ही अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन रीच और नेटवर्क देखने को मिल रहा है। कंपनी की बात की जाए तो बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो करने के संग जो गैस रूरल में जो और सेमी रूरल में जो हमें रेफ्रिजरेशन की बात की जाए उसमें डेवलपमेंट हो रहा है। इस कंपनी को अपने लेवल से बढ़कर ऑर्डर्स मिल रहे हैं और यही कारण है जिनके प्रोडक्ट्स की बात की जाए उनके डिमांड काफ़ी छाए हुए हैं। ऐसा मानना है दोस्तों कंपनी की बात की जाए आप देख सकते हैं कि बहुत सारे रिवॉर्ड्स हमें शायद कल के दिन देखने को मिल जाएं। अब कंपनी के भाव की बात की जाए वो 1700 के आसपास चलता हुआ देखने को मिलता है। देखते हैं कैसे कल के दिन VBL में क्या डेवलपमेंट दिखाई पड़ती है। सबसे पहले अगर आप देखें दीपक नाइट्रेट उसे एक ऐसी कंपनी है जिसमें कंटिन्यूसली बेसिस में फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को पैसे बनते हुए दिखाई दिए हैं। यस, कभी कभी दोस्तों एक आध साल जब परफॉर्मेंस डल होता है तो बहुत लोग कमेंट्री काफ़ी नेगेटिव हो जाती है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, इनकरेज करूंगा कि आज के मेरी फर्स्ट वीडियो को जाके ज़रूर देखें। मैं कमेंट बॉक्स में लिंक को पिन कर दूंगा, आप जाके देखिए, जहाँ पे कैसे मैंने केमिकल्स को लेके काफ़ी कुछ बताया है। बहुत तो बोलेंगे कि सर उसमें एल्किल एमएन छूट गया, बालाजी छूट गया। तो जी हाँ दोस्तों, ये सब जो कंपनी है एल्किल्स बालाजी ये फार्मा पे काफ़ी डिपेंडेंट होती है। फार्मा में अगर फिर से एक बाउंस बैक की कंडीशन होगी तब दोस्तों एल्किल और बालाजी के लिए काफ़ी अच्छी खासी न्यूज़ हमें देखने को मिल सकती है। बट उसको छोड़ के हमने ये चीज़ देखा है कि बहुत सारी केमिकल्स कंपनी में काफ़ी तेज़ी विटनेस होते हुए दिखाई दी है। दीपक नाइट्रेट की बात की जाए जल्दी ही दोस्तों कंपनी के Q1 के नंबर्स हमें देखने को मिलेंगे, जिसका शेड्यूल डेट 5 अगस्त को है। हम देखते हैं कि 3000 का लेवल सर्वाइव होगा या फिर नहीं होगा। टेक्निकली अगर आप देखें जब पुराना हाई टूट के एक बेस फॉर्मेशन होता है एक नए प्राइस पे ना, वो प्राइस काफ़ी अनुकूल होता है। हम देखते हैं दोस्तों निफ्टी 25,000 के लेवल पे जा चुकी है। छोटी मोटी पुल बैक होगी तो उसको भी करने का एक बहाना मिलेगा। लेकिन यस, अगर 3000 के लेवल पे कैसे एक वीकली कैंडल बन गया या फिर मंथली, इस पूरे इंटायर मंथ में 3000 के ऊपर कंपनी सर्वाइव कर ली तो मेरा ऐसा मानना है कि 5 अगस्त को अगर नंबर्स ठीक हुए, गाइडेंस सही हुए तो दीपक नाइट्रेट उसको एक नेक्स्ट जर्नी के लिए लीड कर सकती है। लेकिन यस, देखते हैं कि बहुत लोग निवेशक होप करके हैं इनके Q1 के नंबर्स को लेकर, देखते हैं उसमें क्या डेवलपमेंट होती है। पीआर मिल की बात की जाए ये भी कैसे एक बहुत ही अच्छी कंपनी मुझे पर्सनली लगती है टेक्सटाइल ग्रुप से। रही बात कंपनी की तो ख़राब से ख़राब इंडस्ट्री टाइम में भी दोस्तों, जहाँ पे इंडस्ट्री के की प्लेयर्स में बड़ी बड़ी फॉल हुई, आधा आधा स्टॉक क्रैश हो गया, इस कंपनी में दोस्तों अभी भी मुझे उतनी बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिली। कंपनी दोस्तों पूरे इंटायर इंडस्ट्री से काफ़ी स्ट्रांग होना, उस कंपनी का फंडामेंटल्स कैसा होगा ये बताने की आवश्यकता नहीं है। तो इस कंपनी में दोस्तों मैंने हाल फिलहाल में ही वीडियो बनाया था, बहुत बार मैंने इनकरेज भी किया कि इस कंपनी को आप रीड करें, स्टडी करें। टेक्सटाइल ग्रुप की कंपनी में मुझे कंपनी में काफ़ी दम दिखाई पड़ता है। कंपनी का मार्केट कैप 30,000 करोड़ के आसपास है और मुझे लगता है कि आने वाले 5 सालों में ये फिगर हमें 5, 6, 7 सालों में ये फिगर हमें 1 लाख करोड़ के आसपास भी दिखाई दे सकता है कंपनी अगर कंटिन्यूसली बेसिस में अच्छे परफॉर्मेंस करी तो। पीएल पॉलिटिक्स की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, आज इनके नंबर्स हमारे सामने देखने को मिले। नंबर्स में ऐसा कोई बड़ी ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिली, इवन नंबर्स थोड़े म्यूटेड दिखाई दिए। ऑल्दो ईयरली टू ईयरली EPS में गिरावट है, क्वार्टरली में जंप है, बट कंपनी बहुत ही क्वालिटी क्लास वाली है। ये सब कंपनी में दोस्तों अगर ख़राब टाइम में अच्छे प्राइस में एक्मुलेशन करने का मौका मिलता है तो फॉर लॉन्ग टर्म निवेशक के दोस्तों अच्छी खासी पैसे बन सकते हैं। एसएल की बात की जाए बहुत लोग मुझसे पूछेंगे कि सर इनके नंबर्स कब आएंगे, तो इनके नंबर्स 3 अगस्त को शेड्यूल्ड है। कंपनी की बात की जाए 1:1 का बोनस भी अनाउंस की है, ऑल्दो अभी तक कोई रिकॉर्ड डेट एक्सेट हमारे सामने नहीं है। बट मेरा ऐसा मानना है कि जिस हिसाब से डीमेट अकाउंट की संख्या मैंने दिखाया ना कि पहले स्टेटमेंट में कैसे वीकली 8-10 लाख डीमेट अकाउंट खोल रहे हैं, तो मेरा ऐसा मानना है Q1 के साथ साथ ना
Q2 के नंबर्स में भी गाइस CDSL काफ़ी अच्छा काम करेगा। तो अर्ली एग्जिट सही नहीं है, मेरा ऐसा मानना है कि कम से कम इसको देखना है ना, तो Q1 के संग Q2 का भी आप चाहे तो वेट एंड वॉच कर सकते हो। कंपनी में दोस्तों मतलब CDSL में काफ़ी पैसे बनते हुए देखने को मिले, और ख़राब से ख़राब टाइम में मेरी कमेंट्री काफ़ी बोल्ड थी और कन्विक्शन वाली थी। अब जिनको दोस्तों खरीदना था खरीदें, जिनको बेचना था बेचें, और जिनको लॉस बुक करना था लॉस बुक किया। लेकिन जिन्होंने गैस बस होल्ड किया ना, फिर से स्टॉक लाइफ टाइम हाई की जर्नी की। और कंपनी में गैस मुझे अभी भी 2500 से मैं खुश नहीं हूँ। मुझे लगता है कि आने वाले कल में जिस हिसाब से कंपनी के फंडामेंटल्स में चेंजेस दिख रहे हैं, और एक ह्यूज टेलविंड्स कम से कम इस पूरे इंटायर H1 में काफ़ी अच्छा है, तो कंपनी को आने वाले कल में बोनस के बाद भी शायद एक बहुत अच्छा रैली का सपोर्ट मिल सकता है। इस पाइप एंड फिटिंग की बात की जाए, मुझे लगता है कि इस कंपनी में बहुत लोग परेशान होंगे, और यस परेशानी वाली बात भी है। मैंने कैसे कमेंट भी रिसीव किया कि क्या सर प्रिंस पाइप को आप कवर कम कर रहे हैं, क्या PPL फेवरेट हो गया? बिल्कुल नहीं। प्रिंस पाइप गैस मुझे कल भी पसंद थी, आज ही पसंद है। अब ITC भी गैस एक समय बहुत नहीं चला था, तो क्या कंपनी ख़राब हो गई? IRFC की बात की जाए, इसने तो गैस 2.5 साल कोई पैसे नहीं बनाए, बट जब पैसे बनाए तो काफ़ी अच्छे पैसे बनाए। तो गैस बिजनेस मॉडल में कन्विक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना आप टिक नहीं पाएंगे। मुझे गैस कंपनी काफ़ी अच्छी लगती है, बट 1 अगस्त को कंपनी के नंबर्स कैसे होंगे इसको देख के मैं ऑफकोर्स कुछ जज करूँगा। गैस प्रिंस पाइप की बात की जाए, बिल्कुल भी बेचने के मूड में नहीं हूँ, बिकॉज इनके फंडामेंटल्स मुझे काफ़ी इंप्रेसिव लगते हैं। ख़राब टाइम जस्ट ख़त्म हुआ है, पर जब गुड टाइम दोस्तों इस कंपनी के लिए आएगा, इस इंडस्ट्री के लिए आएगा, तो मेरा ऐसा स्ट्रांग मानना है कि जिस हिसाब से केमिकल्स में आपने बहुत सारे स्टॉक्स में रैली देखी ना, ये कंपनी भी लीड करेगी। बट वो कब करेगी किसी को पता नहीं, डेट किसी को नहीं पता। बट हम लोग ईगरली वेट करेंगे कि Q1 के नंबर्स में क्या अपडेट है, उसको डिकोड करेंगे। और ऑफकोर्स मैं अपनी अनबाइस्ड कमेंट्री एज यूजुअल प्रिंस पाइप को लेकर फिर से दूंगा। इंडिया की बात की जाए तो एफएल इंडिया ने गैस फिर से आज 1510 के आसपास हाई लगाया। क्लोजिंग की बात की जाए ऑलमोस्ट 1500 के आसपास हमें देखने को मिल रही है। कंपनी को भी दोस्तों एफएल इंडिया को अगर आपने बेच दिया होता ना, क्या हाथ में लगता? बहुत लोग तो काफ़ी परेशान थे कि सर 1000-1200 बार बार में दिमाग ख़राब हो जा रहा है। लेकिन जब कंपनी रिवॉर्ड देने का फैसला करती है तो काफ़ी अच्छा रनअप करती है। एक तो गैस 3 साल का लंबा बेस बना है। 2021 के प्राइस से कंपनी ऑलमोस्ट बहुत बड़ा टॉप पैसा नहीं बनाएगी, बट बॉटम से 30-40% के आसपास पैसे बनाई। बट इस कंपनी को हमने आज से नहीं दोस्तों 800 750 के लेवल से होल्ड किया है। पैसे अभी भी डबल ही है, मैं सच बताऊं तो। लेकिन यस, कंपनी की बात की जाए, जितना लंबा कंसोलिडेशन बॉक्स में है, जिस दिन का इस कंपनी 1500 के आसपास स्टेबिलिटी शो करेगी ना, और नंबर्स भी अगर इनलाइन आते हैं, अब एस्टिमेट आते हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि एफएल इंडिया फिर से नेक्स्ट रैली के लिए पार्टिसिपेट कर सकती है। एप्पल इंडिया की बात की जाए, आपको अच्छे से पता है किस कंपनी ने लोगों को कितना परेशान किया था। और मैंने कहा साफ साफ एक ही बात बताया कि गुड प्राइस और गुड टाइम एक संग नहीं आता है। गुड प्राइस तभी आता है जब कंपनी का बैड टाइम आए, और बैड प्राइस की बात की जाए गुड टाइम में आता है। जो इस साइकोलॉजी को समझते हैं ना, पैसे उन्हीं के बनते हैं। 1200 के लेवल पे वर्लपुल लोगों को ख़राब लग रहा था। अभी भी बहुत लोग बोलेंगे कि सर वेट, टॉप टू टॉप में पैसे तो नहीं बने, 2100 2200 2000 के आसपास एवरेजिंग है। जाकर दोस्तों Q1 के नंबर्स देखें, जिसने इस नंबर्स को देखा होगा वो एक ही बात बोलेंगे कि नंबर्स में बहुत बड़ा स्पाइक अप हमें दिखाई दे रहा है। भी साफ है, कोविड के फर्स्ट वेव में, सेकेंड वेव में, रशिया यूक्रेन के मैटर के बाद कंपनी को संभलने का समय नहीं मिला। और जब कंपनी संभली तो कंपनी को दोस्तों प्राइस भी ना संभलता हुआ देखने को मिला। इसलिए मैं बोलता हूँ कि हमेशा बैड टाइम ना क्रिएट्स गुड प्राइस, और गुड टाइम क्रिएट्स बैड प्राइस। जिस दिन सब इस थ्योरी को समझ जाएंगे ना, किसी की आवश्यकता नहीं होगी। तो अगर आपने इतना दिन इसको होल्ड किया ना, हैट्स ऑफ टू यू, बिकॉज इतना ख़राब टाइम में भी होल्ड करना सबके बस की बात नहीं थी। और जिनको पता था कि इस बार कुछ ऐसी वाली कंपनी अच्छा खासा मार्जिन प्रॉफिटेबिलिटी शो कर सकती है, उनके तो गैस अभी के टाइम काफ़ी चेहरे पे मुस्कान होगी। IEX की बात की जाए तो IEX भी गैस एक समय ऐसे ही टाइप की कंपनी थी, जहाँ पे काफ़ी तेज़ी के बाद स्टॉक साइडवेज में चला गया था, कंसोलिडेशन बॉक्स में फंसा हुआ था एक हेवी करेक्शन के बाद। लेकिन नंबर्स इनलाइन होने की वजह से कंपनी फिर से 200 के लेवल्स पे आ चुकी है। बाजार में गए सब कुछ आप कर लीजिए, जितना भी हाथ पाँव मार लीजिए, जब तक आप पीछे से कहानी नहीं समझेंगे और कंपनी का हेडविंड्स और टेलविंड्स नहीं समझेंगे कि गुड टाइम बैड टाइम बिजनेस के लिए कब आ रहा है, सिर्फ प्राइस को देखने से नहीं होगा। और पेशेंस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तब तक दोस्तों शेयर बाजार से ना उतना बड़ा पैसा नहीं कमा सकते हैं। तो अगर आपने IEX को लेकर रखा था कोई भी लेवल्स में और अभी ये परेशान है, तो मेरा ऐसा मानना है कि नंबर्स के बाद मुझे बहुत बड़ी परेशानी नहीं लग रही है। 200 के लेवल्स को अगर सस्टेन करती है और उसके बाद रैली शुरू होती है, तो रैली काफ़ी फास्ट एंड फ्यूरियस होगी। अगर 200 के बाद प्रॉफिट बुकिंग होगी, तो फिर से हमें देखना है कि नीचे सपोर्ट कहाँ बन रहा है, और उसके बाद ही मैं फिर से कमेंट्री दूंगा। इसी बैंक की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, इस कंपनी को आपको याद होगा कि हमने कहाँ पे देखा था और कहाँ पकड़ा था, 300 350 दोस्तों। और मैंने इस कंपनी को लेके आज से 4 साल पहले, लगभग 4 साल चैनल को होने वाला अगस्त में, मैंने कहा इसको एज ए अंडर वैल्यूड कंपनी उस लेवल से भी कम कंटिन्यू किया था।
और कंपनी गैस उस लेवल से 3, 3.5, 4 गुना भी होते हुए दिखाई दी है। नंबर्स की बात की जाए तो ऑफकोर्स गैस पिछले 3 सालों में आईसीआईसीआई बैंक ने प्रूव कर दिया कि लीडर चेंज होता है ना, तो समय तो रहते लोगों को समझ में नहीं आता है। मैंने गैस ये वर्ड बहुत बार यूज़ किया है, जंगल तो वही है, शेर बदला। जहाँ पे गैस मैंने हैवल्स और पॉलीकैब में पॉलीकैब को शेर बताया था, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक में शेर, नया शेर कौन था? आईसीआईसीआई बैंक। जो पुराने एचडीएफसी परिवार के लोग हैं उनको अच्छे से याद भी होगा। रही बात, एचडीएफसी बैंक भी एक शानदार कंपनी है। अगर आप एचडीएफसी बैंक में परेशान होकर बेच दिए तो लॉन्ग टर्म में ऐसी सब कंपनी सब बड़े पैसे नहीं बनाएंगे। कभी कभी किसी का साइज उसका ये परेशानी की वजह बनता है, बट ये सब कंपनी का फंडामेंटली मेगा स्ट्रॉन्ग है। अगर आप जितना होल्ड करेंगे ना उतना ही पैसे बनेंगे। इन पेन को लेकर मेरी कमेंट्री वही होगी जो आईसीआईसीआई बैंक को लेकर, एचडीएफसी बैंक को लेकर, रिलायंस को लेकर, कोटक को लेकर। ये सब कंपनी दोस्तों आपको ना अभी समझ में नहीं आ रही है, बट जिस दिन गुड टाइम आएगा ना, जैसे पीआई इंडस्ट्रीज़ ने भी लोगों का भी परेशान किया। आज पीआई इंडस्ट्रीज़ का इस 3,000 से 4500 के लेवल पे जस्ट चंद दिनों में आ गया। क्यों? तो पीछे से ईपीएस बढ़ा था। तो मेरा ऐसा मानना है दोस्तों, रेट कट के बाद एशियन पेंट को, बर्जर पेंट को, सबको फ़ायदा होगा, पर उस फ़ायदा के लिए हमको सफ़र करना पड़ेगा। ये सब कंपनी इतनी बड़ी है ना कि कोई नया प्लेयर आके इसको ख़त्म नहीं कर पाएगा। कंपटीशन होगा, लेकिन दोस्तों इंडिया का जीडीपी पर कैपिटा ही बढ़ रहा है ना, इस चीज़ को भी नोटिस करें। तो मेरा ऐसा मानना है कि अभी के टाइम एमओएस पे, मार्जिन ऑफ सेफ्टी पे 3 साल फॉरवर्ड के लिए एशियन पेंट ट्रेड कर रही है। सन टेक्नोलॉजीज़ की बात की जाए तो इस कंपनी में भी काफ़ी दम है। इस कंपनी को भी दोस्तों हमने क्राइसिस में होल्ड किया। खड़ता 20% का लोअर सर्किट लोगों का पसीना छूट गया। 2700-2800 के आसपास मैंने वीडियो बना के इनकरेज भी किया कि अगर आप मेक इन इंडिया को सपोर्ट करते हैं, देखते हैं और मानते हैं कि ऐसा कुछ चेंजेस आ रहा है, डिक्सन टेक को मत बेचिए और उल्टा खरीदने का सोचिए अगर आप इससे कन्विंस्ड हैं, अगर आपको अच्छा लगता है। कोई प्रेशर और फोर्स तो है नहीं, बिकॉज डिस्क्लेमर देके दोस्तों मैं क्यों आपको नो बाय एंड सेल रिकमेंडेशन बोलता हूँ, क्योंकि अभी के टाइम बहुत सारे सिक्योरिटी इशू है या फिर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस है। लेकिन यस, डिक्सन टेक की बात की जाए, कल फाइनली कंपनी अपने Q1 के नंबर्स को पेश करेगी। उसकी बात की जाए अगर ठीक ठाक हुआ तो नया ऑल टाइम हाई लग सकता है। बट यस, पी की बात की जाए तो काफ़ी स्ट्रेचअप हमें देखने को मिल रहा है। देखते हैं हम कि कल के दिन कंपनी आने वाले कुछ क्वार्टर्स के लिए गाइडेंस क्या देती है। ऑर्गेनिक्स की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, नंबर्स तो काफ़ी पुअर थे और एमडी कमेंट्री मुझे बेसलेस, होपलेस और डायरेक्शनलेस लगी। बहुत सारी कंपनीज में गए जो हमने पैसा कमाया ना, उसके पीछे एक ही जिम्मेदारी पता है क्या है? प्रमोटर्स की कमेंट्री। अब दोस्तों फ्लोरोकेमिकल सेगमेंट में कंपनी ने इसके पहले वादा किया था कि अब उनके एडिशनल रेवेन्यू ऐड होंगे। अभी दोस्तों बात की जाए, कुछ सैंपल्स को उन्होंने भेजा अपने कस्टमर्स को, अब उनका फीडबैक आएगा, ये होगा, फिर आने वाले समय तक हमें वेट करना पड़ेगा। बट बहरहाल केमिकल्स में भी काफ़ी तेज़ी है। तो Q1 के नंबर्स का अभी भी बिलो एस्टिमेट है। बट मैं अपना पर्सनल ओपिनियन शेयर करूं तो मैं तो गैस जो प्राइस में खरीदा हूं उसको होल्ड करूंगा। कम से कम 3 क्वार्टर में दूं, तब समझ में आएगा कि असल में कंपनी में होल्ड करना है या फिर निकल जाना है। दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि जब लास्ट बुल भी बियर बन जाए तो बेरिश फेस खत्म होकर बुल मार्केट में वो सभी स्टॉक्स भागते हैं। कंपनी के नंबर्स के संग कंपनी के एमडी की जो नोट है आज के दिन आपको मिल गई होगी, बीएससी पे एनएससी पे जाके उसको ज़रूर पढ़ें, आपको बहुत ही अच्छा फ़ायदा मिलने वाला है। तो की बात की जाए, इनके नंबर्स पे शेड्यूल है कब? कल के दिन, माफ़ करिएगा दोस्तों, 31 अगस्त को, 31 जुलाई को। अब देखते हैं कि कंपनी अपने फाइनली जो नंबर्स उसको कैसा पेश कर रही है। आगे हम तो कंपनी में अभी भी उतनी बड़ी कुछ उपलब्धि हमें देखने को नहीं मिल रही। कंपनी अभी भी थोड़ा परेशान जोन पे ही है, लेकिन देखते हैं कि इस बार कंपनी में क्या डेवलपमेंट है। कहीं अगर कुछ गाइडेंस सही आए, कंपनी ने सप्लाईज नंबर्स पेश किया तो वर्लपूल की तरह क्या कहानी चेंज होगी या फिर नहीं होगी, वो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। इसकी बात की जाए वाटर ट्रीटमेंट को दोस्तों, अगर आप ठीक समझते हैं और गवर्नमेंट का जो पुश है वाटर स्टॉक्स को लेके, उस इंडस्ट्री को लेके, उसमें गैस ईएमएस एक बहुत ही हिट प्लेयर है, जो कि कंपनी काफ़ी भागी थी। आज हमें थोड़ी बहुत करेक्शन देखने को मिली है। कंपनी में काफ़ी दम है। कंपनी के साइज़ की बात की जाए, छोटी कंपनी है, 4,000 करोड़ के आसपास, बट वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से गैस मुझे दूसरे अपने पीयर्स सस्ती लगती है। और कंपनी में कंटिन्यूसली ईपीएस का जंप देखने को मिल रहा है, जो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, ईएमएस के शेयर होल्डर्स के लिए काफ़ी अच्छी बात है। रूम पाइप्स की बात की जाए तो मैंने एक सब्सक्राइबर का देखा कि सर इसको भी कवर करें, तो ये भी एक अच्छी कंपनी है। एक चीज़ दोस्तों हरिओम पाइप्स के लिए मैं बता दूँ, एफआईएस की होल्डिंग दोस्तों इस पर 10% के आसपास हुई है। मतलब एफआईएस की होल्डिंग में 5-6% का इजाफा इनके शेयर होल्डर्स के लिए अच्छी खबर है। तो Q1 के नंबर्स अभी भी आना बाकी है। मेटलिक ट्यूब्स एंड पाइप्स में एपीएल अपोलो है, वेनस पाइप है, और ऑफकोर्स हरिओम पाइप भी, उसमें हमें एक अच्छा पिक दिखाई पड़ता है। लाइफ साइंस की बात की जाए, ये भी कैसे एक स्मॉल कैप कंपनी है फार्मा को लेके। हम देखते हैं कि आने वाले टाइम में क्या प्राइस लेकिन वो इंडिकेशन होता है, देखते हैं। उसके बाद ही कैसे मैं इस कंपनी को डिटेल वे में कवर करूंगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।